नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक टाइम पे हो जाती है। तो इसकी पूरी की पूरी हम ड्राफ्ट करेंगे और पहले हम पूरी की पूरी कहानी समझेंगे कि क्यों हम ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा रहे हैं और कौन से कानून के तहत, कौन से सेक्शन के तहत ये जो एप्लीकेशन मूव करने का हमारे पास अधिकार होता है और जज साहब को कन्विंस करने का अधिकार होता है। और अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं तो हम अपने क्लाइंट को क्या रिलीफ दिलाएंगे और सारी डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होते हैं और कैसे ड्राफ्ट करनी होती है, कहां पे क्या सिग्नेचर लगता है, कहां पे किसकी स्टैंप लगती है, कब ओथ कमिश्नर का रोल प्ले हमें यहाँ पे करना होता है और कौन सी स्टैंप लगाई जाती है वगैरह वगैरह, और कहां पे हम जो है कोर्ट फीस भी लगाएंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एक एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने वाले हैं जो हम अपने कंसर्न कोर्ट में मूव करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये हमारी जो लिटिगेशन ट्रेनिंग की जो ये वीडियो है, ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसके बारे में हम अपनी एप्लीकेशन ये जो हमारी सीरीज है लिटिगेशन ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे हम जो है ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं और जो पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं वाइल ड्राफ्ट एनी डॉक्यूमेंट, एनी प्लेंट और एनी एप्लीकेशन, वाइल सबमिटिंग बिफोर द कोर्ट और वाइल फाइलिंग बिफोर द कोर्ट। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, पूरी सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा। 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप लोग वो भी चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स हमें बनाना पड़ता है। तो कहानी पहले समझ लेते हैं। कहानी ये है कि एक क्रिमिनल केस चल रहा है और क्रिमिनल केस के अंदर सबसे पहले क्या काम होता है, FIR दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है, मैजिस्ट्रेट साहब जो है अपना कॉग्निजेंस लेते हैं एंड उसके बाद अपना इंक्वायरी की स्टेज अपनी चल रही होती है, ट्रायल की स्टेज अपनी चल रही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें गौर करना है कि अब अगर इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी भी ना 2 तरह से हमें समझनी होती है। एक, जो जज साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं ना, वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे इंक्वायरी की स्टेज हमारी चली है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया है, या फिर दूसरी तरफ जो कंप्लेनेंट है उसने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेंट फाइल करी अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS, ठीक है। तो तब मैजिस्ट्रेट साहब ने उस कंप्लेंट के आधार पे कॉग्निजेंस लिया है, तब इंक्वायरी चल रही है। तो ये दोनों अपना पहलू थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखिएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर कंप्लेंट के आधार पे हमारा केस चलता है, जब इंक्वायरी चल रही होती है और जो भी प्रोसीडिंग होती है ना, तो वो एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है और वो ट्रायल के अंदर भी इस्तेमाल में आती है, याद रखना, ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट के आधार पे जो हमारी इंक्वायरी होती है वो तो एक तरह से अलग, थोड़ा सा सेंस आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको भी ये चीज समझाऊंगा। तो मुद्दे की बात आते हैं। तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हाँ है ना। तो अगर मान लेते हैं मर्डर का केस है, चोरी का केस है, छोटा मोटा केस भी है, तो या अगर कोर्ट के अंदर अपनी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन को सरकारी वकील को अपनी बात जो कोर्ट के अंदर साबित करनी है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि कोई भी संदेह ना रह जाए, ऐसी अपनी बात साबित करनी पड़ेगी। अब उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेसेस भी लाएंगे। अब मान लेते हैं एक शाम नाम का व्यक्ति है, मैंने इसके अंदर शाम नाम के व्यक्ति बनाया है। तो एक शाम नाम का व्यक्ति एज अ विटनेस प्रोसिक्यूशन के द्वारा बुलाया गया है। अब वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो कटघरे में खड़ा हुआ है। तो अब जब उसने अपनी बातें बताई जज साहब को, वो रिकॉर्ड पे अपनी बातें चली गई हैं एंड इन द सामने वाली पार्टी जो है वो डिफेंस काउंसिल है, एक्यूज के जो वकील साहब हैं वो अब क्रॉस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अब जब वकील साहब है ना, उनका काम क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो इम्पीच द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, कैरेक्टर के उनको जो विटनेस होता है उसको इम्पीच करना, ठीक है, उसको थोड़ा सा हीट ऑफ द मूवमेंट में लेकर आना, ताकि हीट ऑफ द मूवमेंट में लाने के बाद में जो विटनेस है वो सच बोल सके। मतलब कि या तो कोर्ट के अंदर डाउट क्रिएट करना कि जैसा आप देखो प्रोसिक्यूशन का केस जो है ना वो कुछ बनता नहीं है, उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव नहीं करा है, इनका विटनेस भी देखो आधी बात कुछ और कह रहा है, आधी बात कुछ और कह रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर डिफेंस काउंसिल का काम क्या होता है वाइल क्रॉस एग्जामिनेशन, या तो प्रोसिक्यूशन का केस में डाउट क्रिएट कर दो, या प्रोसिक्यूशन का केस साबित हुआ ही नहीं है ये प्रूव कर दो। तो अगर ये कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है तो अपने क्लाइंट को जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, जो वकील साहब होते हैं, वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला के एक्विटल ऑन द ग्राउंड दैट प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रूव देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इस आधार पे यहाँ पे अपने क्लाइंट को वो एक्विट करा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब डिफेंस काउंसिल जो है अपना विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, अब क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो विटनेस को चुभ सकते हैं, हाँ है ना, जिससे विटनेस जो है थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है, परेशान भी हो सकता है, उल्टे जवाब भी दे सकता है। यहीं पे ही बात आ जाती है कि अगर विटनेस के द्वारा कोई भी बदतमीजी करी जाती है या उल्टा जवाब दिया जाता है या फिर कुछ भी ऐसा काम किया जाता है जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो वैसे केस में जज साहब के पास क्या अपनी पावर्स है, जज साहब के पास भी अपनी पावर्स है कि वो जो है अपना
सेक्शन 345 346 का इस्तेमाल करके, इनफैक्ट 340 भी ठीक है, बट 340 सीआरपीसी, 340 345 सीआरपीसी, 346 सीआरपीसी के तहत क्या कर सकते हैं, उस विटनेस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो तो हाई कोर्ट में चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं एक बात कर रहा हूं जो लोअर कोर्ट के पास भी अपनी पावर्स होती हैं। हालांकि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग बोला जाता है अंडर सेक्शन 228 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, पुराने सेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। आप बीएनएसएस के और बीएनएस के सेक्शन को बताकर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। मुद्दे की बात, ठीक है। तो ऐसे केस में जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई ये विटनेस तो बदतमीज है यार, ये तो कोर्ट के अंदर गरिमा इसने ठेस पहुंचाई है, कंटेम्प्ट करा है, कोर्ट का अपमान करा है, ऐसे जवाब देते हुए, ठीक है, और भी कुछ बदतमीजी करी होगी विटनेस ने, हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जज साहब के द्वारा जो है, या तो हो सकता है कि 1 दिन की जेल बोल दी है कि इसको बख्शी खाने में बंद करो। बख्शी खाने का मतलब क्या होता है, कोर्ट के अंदर ही ना अपनी जेल होती है, ठीक है। जब तिहाड़ जेल से या सेंट्रल जेल से जब लाया जाता है अपराधियों को कोर्ट के अंदर अपीयर करने के लिए, तो उनको सीधा तिहाड़ जेल से उठा के हम सीधा कोर्ट में नहीं लाते हैं, तो कोर्ट के अंदर ही जेल होती है, लॉकअप होता है, उसको बोलते हैं बख्शी खाना, ठीक है। तो ऐसे केस में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इस विटनेस को, ये तो बदतमीज है, इसको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट के तहत इसको जो है अंडर सेक्शन 345 ऑफ बीएनएस ऑफ सीआरपीसी के तहत, बीएनएसएस का सेक्शन 387 है, तो इसको बख्शी खाने में बंद करा जाए। चलो जी, बंद कर दिया। या फिर जैसी कोर्ट ने ऑर्डर करा तो विटनेस का वकील भी प्रेजेंट है, जो हम हैं, जो हम अपनी एप्लीकेशन ये ड्राफ्ट कर रहे हैं कि जैसा साहब जो ये विटनेस है ना, इससे गलती से हो गया है, थोड़ी माफी, इसको इसने अपॉलॉजी लेटर आपके सामने, अपॉलॉजी एप्लीकेशन हम आपके सामने सबमिट कर रहे हैं जज साहब, तो वगैरह वगैरह, तो आप इसको माफ कर दीजिए, ठीक है। या तो 1 दिन के जब वो जेल काट रहा होगा तो शाम का टाइम टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट 5 बजे तक कोर्ट होती है ना, तो 5 बजे या उससे पहले 4 बजे भी बुला लेते हैं, तो विटनेस को बोलते हैं शो कॉज नोटिस देके कि बताओ भाई तुम्हारे खिलाफ हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्यों ना चलाएं, शो कॉज नोटिस जारी करा जाता है, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन मूव कर दो। या जज साहब ने ऑर्डर करा है तब ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट ऑलरेडी मतलब आपको बना के कोर्ट में पेश करनी होती है, या जब वो टीआरसी काटने के बाद में तब आपको ये पेश करनी होती है। हालांकि एक और बात भी आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले बताओ, ये समझ में आ गया कि हम ये एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, कौन सी स्टेज पे लगा रहे हैं, और ये कौन सी स्टेज है जब हमारे जो क्लाइंट है भाई साहब उसने बदतमीजी कोर्ट में कर दिया और हम कोर्ट के सामने माफी लगा रहे हैं, ठीक है, कि जैसा आप हमारे क्लाइंट को आप माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। और आजकल तो बहुत ज्यादा ये कोर्ट में होता है, आए दिन होता है, आए दिन होता है, तो इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। और अब हम मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कहानी समझ में आ गई ना कि हम ये टेंडरिंग द अपॉलॉजी वाली एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, और क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि वाइल क्रॉस एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर बदतमीजी करता है, कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उस टाइम पे भी सेम एप्लीकेशन लगेगी। बस छोटे मोटे ग्राउंड्स जो हमने लगाए हैं, हमने तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगाए हैं, तो छोटे मोटे ग्राउंड्स चेंज हो जाएंगे, बट फॉर्मेट यही होगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच यही करने होते हैं। तो पहले तो आपको इंडेक्स प्रिपेयर करना है, एप्लीकेशन फॉर टेंडरिंग अपॉलॉजी पेज नंबर 2 से लेकर 3 में हमारा होगा, एफिडेविट इन सपोर्ट 4 to 5, और ये जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था ना हमारे को, हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट में, इनको जेल में बंद करा जाए, बख्शी खाने में बंद करा जाए, टिल टीआरसी ग्रांट करिए, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए ये कोर्ट का ऑर्डर हमारे को लगाना पड़ेगा। मैंने नहीं लगाया, क्योंकि तो मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये ऑर्डर की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो फिर पेज नंबर बदल जाएंगे, याद रखना। मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया, बट इंडेक्स में ऐड ऑन करा है ताकि आप लोगों को नॉलेज में रहे कि भाई ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। फिर और क्या लगाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। और वकालतनामा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी छोटी से छोटी एप्लीकेशन भी लगती है तो साथ में वकालतनामा लगाना मैंडेटरी होता है, बिना वकालतनामा के कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सारी ये मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है, याद रखना मेरी बात। और बट याद रखना, ये जो टेंडरिंग वाली अपॉलॉजी लेटर है, ये हालांकि जो हमारे केस में हमारा जो क्लाइंट है शाम, वो खुद भी लगा सकता है, बट उसके पास अगर नॉलेज है कि ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट करने हैं, एक्यूरेटली कैसे लगाने हैं, ठीक है, तो वो खुद भी लगा सकता है, तब वकालतनामा यानी कि वकील की जरूरत तब नहीं पड़ती है। बट 99% केसेस में तो वकील के जरिए ही लगाई जाती है। चलिए आगे हम अपना मुद्दे की बात पे आते हैं। अब हम पहले एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग जानबूझ के लिखी हुई है आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर टेंडरिंग अपॉलॉजी इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 348 सीआरपीसी अंडर सेक्शन 387 बीएनएसएस। 348 का मतलब क्या होता है, 348 के अंदर ना प्रावधान है, 348 और 387 बीएनएसएस, ये हमारे को प्रावधान देता है कि या कोर्ट को एक तरह से शांत करने की, जैसा शांत शांत शांत, ठीक है, कि जज साहब के द्वारा जो 345 या 346 का ऑर्डर पास करा गया है हमारा सीआरपीसी में, बीएनएसएस के सेक्शन में ऐड ऑन कर दिया, तो जज साहब 348 के अंदर उस ऑर्डर को खारिज भी कर सकते हैं। अपॉलॉजी
लेने के बाद में एक्यूज ने अगर अपॉलॉजी दे दी है तो कोर्ट शांत भी हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, अपॉलॉजी दे दी है ना, बात खत्म करो, ठीक है। तो इसलिए हम इस सेक्शन के तहत लगा रहे हैं। मैं भी आपको एक चीज बताने वाला हूं, बट अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले हम मुद्दे की बात समझ लेते हैं, वरना बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप मुद्दे की बात नहीं बता रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। बट मेरा मेन इंटेंशन क्या होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं समझा पाऊं। कोई भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको तक चीजें पहुंचा पाऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा ब्रॉड हो पाए। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं चीजें आपको बताता रहूंगा, ठीक है जी। चलो, तो पहले हम क्या लिखते हैं, बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट, यहाँ पे ना जज साहब का नाम आएगा, ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट श्री एक्स एक्स एक्स, जो भी जज साहब का नाम है, ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट के हैं या नॉर्थ के हैं। फिर आता है तीसरा कोर्ट दिल्ली। समझ में आ गई मेरी बात? ये सीखने वाली बात है। इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ श्री दिस द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर तीसरा कोर्ट दिल्ली, याद रखना। फिर कौन सा क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर हमारे को तो फाइलिंग के बाद मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, फिर हम ये कौन से अंदर लगा रहे हैं। तो हालांकि ये जो ऊपर की हेडिंग है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी, ये हेडिंग नहीं लिखनी होती, ये हेडिंग नहीं लिखनी होती है, तो आपको समझाने के लिए मैं हर एक पेज पे आपको हेडिंग मिलेगी, ठीक है। वरना स्टार्ट यहीं से होता है, ऊपर बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखता है इन द कोर्ट ऑफ डैश, ये सारी बातें, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर सेक्शन 348 सीआरपीसी और 387 बीएनएसएस, ऐसे करके लिखते हैं नया सेक्शन, याद रखना। चलो जी, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। इन द मैटर ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ श्री श्याम, हमारे क्लाइंट का नाम क्या है, श्याम है, तो हम यहाँ पे श्याम का नाम लिखेंगे और फादर नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, कौन सा उसके एरिया में थाना पड़ता है वो लिखेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो लिखेंगे, और प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर उसका क्या था। मान लेते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 नंबर वाला था। प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट आती है ना जिस आपके पास, तो उसमें नाम आते हैं सबके, उनमें से प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3 आया था श्याम। फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन जब उसका हो रहा था, हो गया जी काम, ठीक है, गुस्से में बोल गए जी बहुत सारी बातें। चलो, अब इसी वजह से हम ये एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। और केस नंबर क्या था, कौन से केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस के द्वारा ये करा गया, तो केस नंबर डालोगे, ठीक है। और कौन से सेक्शन के तहत ये केस चल रहा था, मतलब धाराएं कौन कौन सी लगी थी एक्यूज के ऊपर वगैरह वगैरह, ये सब बेसिक नॉलेज में देना पड़ता है। अब हम कंप्लेनेंट की बात करते हैं। इस केस में कंप्लेनेंट कौन है, ठीक है, स्टेट है तो स्टेट लगा दोगे, बस इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वर्सेस एक्यूज का नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैच वाली बात है, ठीक है, ये एक्यूज होना चाहिए ना, हाँ ये एक्यूज, एक्यूज का नाम क्या है, फादर नेम, रेसिडेंस, पुलिस थाना, ये सब। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऐसा भी तो हो सकता है एक्यूज को कटघरे में बुलाया हो और एक्यूज से क्रॉस एग्जामिनेशन करा जा रहा हो और एक्यूज ने बदतमीजी कर दी हो कोर्ट के अंदर कि भाई एक तो तुम्हारे पर ट्रायल चल रहा है कि तुमने एक तो अपराध करा, करा नहीं करा वो तो साबित नहीं हुआ ना, बट एक तो तुम्हारे ऊपर ट्रायल चल रहा है फला फला सेक्शंस के तहत, ऊपर से तुम कोर्ट में बदतमीजी कर रहे हो, कोर्ट में अपमानजनक बातें बोल रहे हो, डेरिगेटरी बातें बोल रहे हो। तो ऐसे केस में एक्यूज के खिलाफ भी चलाया जा सकता है अपना यही सारी प्रक्रिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या सेक्शन 345 सीआरपीसी का मुकदमा चलाया जा सकता है? बिल्कुल, कि आपके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट में बदतमीजी कर रहे हो तो उसके खिलाफ भी आपके ऊपर एक मुकदमा और चलेगा। सेक्शन 345 346 सीआरपीसी के तहत कोर्ट ऑर्डर पास करता है। तो इन द मीन टाइम एक्यूज के लिए भी यही एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी। बट याद रखना एक सेक्शन नंबर 428 होता है, आप उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं भी अगर आपको बताने के लिए आऊंगा तो आप लोग, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि सर आप एक्स्ट्रा मुद्दे की बात बताया करो, ठीक है, वगैरह वगैरह। एक इसलिए मैं आपको बस रेफरेंस दे रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा इसके बारे में, फिर आपको लगेगा मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है। तो 428 सीआरपीसी आप इसको रीड आउट करिएगा, तब आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ में आने लगेगी कि मैं ये सेक्शन क्यों लगा रहा हूं और एक्यूज का नाम एक्सप्लेन क्यों करा है, ठीक है। चलो, अब हम बस मुद्दे की बात ही करेंगे, एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। तो हमने ये बेसिक बातें लिख दी, इसके बाद हम अपने फैक्ट्स लिखना शुरू करते हैं। द हम्बल एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली शाउट दैट द एप्लीकेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 है, ठीक है। और कौन सी तारीख को, जब जिस दिन हियरिंग हो रही थी ना, वो डेट लिखोगे आप कि जैसा एक दिन की तारीख है जब हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था ना हमारे एप्लीकेंट का, ठीक है। डिफेंस काउंसिल उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो उनसे ना ऐसे क्वेश्चन पुट अप करे गए थे हमारे क्लाइंट से, जो कि एप्लीकेंट है, जो हमारे क्लाइंट को ह्यूमिलेट करे, डेरोगेटरी थे उसके कैरेक्टर को लेके। तो वो गुस्सा आ गया कि भाई ये वकील साहब मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो गुस्से के अंदर हमारा जो क्लाइंट है, जैसा वो तो आम इंसान है, ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, और वो तो यूज टू है फॉर्मेलिटीज, और वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की फॉर्मेलिटीज के बारे में यूज टू नहीं है जैसा, ठीक है, पहली बार आया था बेचारा हमारा कोर्ट के अंदर। तो ऐसे केस में अनफॉर्चुनेटली उसने एगेट करा, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करा, ठीक है। उसके बाद में जो ऑनरेबल कोर्ट है, जैसा प्लीज आप उसे वार्निंग देके छोड़ दीजिए उसके कंडक्ट को लेके, और वो नर्वस टेम्परामेंटल नेचर का है,
और एंड लैक ऑफ कंपोजर द एप्लीकेंट अगेन रिएक्टेड इमोशनली व्हेन द लोन डिफेंस काउंसिल कंटिन्यूड हिज लाइन, मतलब जब वो अंदर से थोड़ा दुखी हुआ था तब भी डिफेंस काउंसिल के द्वारा निर्दयी तरीके से बातें करी जा रही थी, तो वो इसलिए हमारा क्लाइंट जो है थोड़ा परेशान ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे अब मुद्दे की बात, ये आप एप्लीकेशन है, याद रखना, ये कोई हम प्लेंट नहीं लगा रहे। आप लोगों में से कोई मन में आएगा सर आपने सेक्शन क्यों लिखे हैं, सेक्शन तो लिखते नहीं है। अरे भाई प्लेंट में नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन में तो लिख के बताओगे ना सारी बातें, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट के बिना आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। जब साहब क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे कि वकील साहब कौन से प्रोविजन के तहत आए हो, कोई केस लॉ बताओ, ठीक है, वगैरह वगैरह, इससे बेहतर यह है कि इन सारी कंफ्यूजन से मतलब फिर जैसा डेट लगा देंगे दूसरी, याद रखना, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने आए हो। अच्छा वकील वही होता है जिसने अपने क्लाइंट को जल्द से जल्द रिलीफ दिलाई हो, याद रखना, ठीक है। तो आपका पहले होमवर्क अच्छा होना चाहिए। होमवर्क का मतलब है कि ड्राफ्टिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए। एक एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैसा आप हमारे क्लाइंट को, आप जो उसका बिहेवियर है आप उसको माफ कर दीजिए, और उसके खिलाफ जो 345 सीआरपीसी या 384 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर आपने चलाया हुआ है, और जो अपराध हमारे क्लाइंट ने करा था अंडर सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी और 267 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे क्लाइंट को माफ कर दीजिए, ठीक है। और साथ में छठा पॉइंट भी, दैट द एप्लीकेंट इज अ मैन ऑफ, ये थोड़ा ना आप जैसा पूछेंगे भाई क्यों माफ करें, उसे पता नहीं है, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, उसे पता नहीं है कि कोर्ट चल रहा है और कोर्ट के अंदर क्या बातें बोली जानी चाहिए, क्या नहीं बोली जानी चाहिए। उनका घर थोड़ी ना है कि वो कुछ भी ऐसे, जैसा वैसे क्वेश्चनिंग करते हैं, तब आप वो क्वेश्चनिंग ना करें, जैसा आप पहले से अपने आप को आप कवर करके चलो ना। तो इसीलिए 6 पॉइंट हमने ऐड करा है। 6 पॉइंट कि जैसा आप देखो, ये हम अपने क्लाइंट के बिहाफ में माफी क्यों मांग रहे हैं, हम इसलिए मांग रहे हैं जैसा हमारा जो क्लाइंट है ना, वो वीक नर्व सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर से वो सफर कर रहा है। आप कोई ना कोई बीमारी बता देना, क्लाइंट को कोई बीमारी होगी आपके, तो वो बीमारी के बारे में जिक्र करना कि जैसा आप उसको थोड़ा सा कमजोर दिल का है और बीपी उसका बहुत हाई रहता है, तो छोटी छोटी बातों पे उसको बहुत अपना आपा खो बैठता है। तो ये बीमारी है, जैसा उसने जानबूझ के नहीं करा, वो बीमारी के चलते हुए करा है, बीमारी के चलते हुए हीट ऑफ द मूवमेंट में करा है, जानबूझ के उसने नहीं करा, उसकी इंटेंशन नहीं थी कोर्ट का अपमान करने की। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं, इसलिए तो जैसा आपकी बात से कन्विंस होंगे ना, ठीक है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर द ऑनरेबल कोर्ट एज वेल एज द लर्न डिफेंस काउंसिल एंड मतलब हम कोर्ट से भी माफी मांग रहे हैं और जो डिफेंस काउंसिल है उनसे भी माफी मांग रहे हैं। या आखिरी लाइन हम ये लिख रहे हैं और अपनी बीमारी का हमने एक ग्राउंड बताया है। यहाँ पे बात समझ में आ जाती है। और प्रेयर में हम क्या प्रेयर लिखनी होती है, प्रेयर में हम 2 बातें मांग रहे हैं, जैसा अनकंडीशनल अपॉलजी है हमारे क्लाइंट के बिहाफ पे, और आप उसे पार्डन ग्रांट कर दीजिए, पार्डन मतलब माफ कर दीजिए, ठीक है। और ये वही लाइन है जो मैंने आपको पिछले बारी में बताई थी, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस द एप्लीकेंट एज इन द ड्यूटी बाउंड शैल एवर प्रे, ठीक है। जो आप अपना डिसीजन लोगे, हमारे जो एप्लीकेंट है वो ड्यूटी बाउंड है, ठीक है। डेट लिखनी होती है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा एप्लीकेंट का, ठीक है, और आपका वकील साहब का स्टैंप लग जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगा, और स्टैंप लगा देना बस, वकील साहब की मोर देन सफिशिएंट है। अब ये हेडिंग है। अब इसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि जो ऊपर बातें बोली हैं वो एप्लीकेंट की नॉलेज में है, ड्राफ्ट जो करा गया है एप्लीकेंट को पता है ना कि क्या ड्राफ्ट करा है, क्या बातें लिखी है, क्या नहीं लिखी हुई है, तो इसका एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तो एफिडेविट में इन द कोर्ट ऑफ इन द कोर्ट ऑफ दी जज साहब का नाम, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तीसरी कोर्ट दिल्ली, ये याद रखना, ये रट लो आप चीजें, ये तो मतलब आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद केस नंबर दोबारा स्टेट वर्सेस शाम, ठीक है, एफिडेविट लगाएंगे, देख आई शाम, फादर नेम, उम्र, ठीक है, और एड्रेस लिखना है, कौन सा थाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दैट जो एप्लीकेंट है उसने अनकंडीशनल अपॉलजी की एप्लीकेशन मूव करी है जैसा आपके सामने, और जो पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 6 तक जो पॉइंट्स लिखे हैं वो उसकी नॉलेज में है, ट्रू है, ठीक है, और वो मानता है कि हाँ वही उसकी नॉलेज में सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। तीसरा पॉइंट भी यही लिख देंगे हम कि उसकी हाईएस्ट रिस्पेक्ट और डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ज्यादा अफसोस है कि जो उसने हरकत करी है जैसा आपके सामने वो गलत है, ठीक है, और अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड बोनाफाइड मैनर में वो आपके सामने अपॉलजी मांगने आए। बस यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, ठीक है। वेरीफाइड कौन सी तारीख को कितने बजे आपने एफिडेविट बनाया है, ठीक है, और ये ओथ कमिश्नर के आगे होता है वेरिफिकेशन, एफिडेविट ओथ कमिश्नर के आगे होता है, याद रखना, ठीक है। कोर्ट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, किसी के भी पास जाके आप अपना नोटरी करा सकते हो। तो यहाँ पे शाम का सिग्नेचर आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ओथ कमिश्नर के आगे जो भी व्यक्ति एफिडेविट बनवाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डेपोनेंट। हमारे केस में कसम कौन खा रहा है, शाम, डेपोनेंट, तो हम उसका सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और आइडेंटिफाइड बाय द एडवोकेट लिख दो, एडवोकेट के द्वारा आइडेंटिफाई कर, यहाँ पे स्टैंप लग जाएगी और यहाँ पे ओथ कमिश्नर के स्टैंप लग जाएंगे, और इसलिए थोड़ी खाली जगह छोड़नी होती है।
जब भी ओथ कमीशन के बाद तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा खाली जगह छोड़नी होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेम्स लगती हैं, याद रखना हमेशा। कहीं से के नीचे से कुछ नेक्स्ट अपना शुरू कर दोगे, थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी होती है, ठीक है, फिर वो आपकी जैसा रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों लगा रहे हो, हमने क्या बोला है कि जैसा हमारा क्लाइंट को ना बीपी की बीमारी है, हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, तो ये बात को अपने साबित भी तो करना पड़ेगा कि जैसा आप देखो हमारे जो क्लाइंट है इसकी दवाइयां चल रही हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लगाना, अगर आपके पास है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लगा देना, वरना मेडिकल सर्टिफिकेट तो लगाना ही लगाना। फिर जैसा भी इसी के ऊपर क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे, या फिर जो अपोजिट काउंसिल है वो क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे, नहीं जैसा भी झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है वगैरह वगैरह। तो आपके पास प्रूफ पहले से होना चाहिए, इसीलिए मेडिकल सर्टिफिकेट ये तो मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए बनाया, वरना तो डॉक्टर के पास जाके ही बनेगा, उनके फॉर्मेट में ही बनेगा, ये हमारे फॉर्मेट में नहीं बनेगा। वो उनका जो फॉर्मेट होगा ओरिजिनल लगाना है, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं लगानी, ओरिजिनल लगाना है, ठीक है। ये तो बस मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए, मिस्टर शाम है वो उम्र क्या है कि हाँ इसको जो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एंग्जाइटी और नर्वस वीकनेस इसको सिम्टम्स ये हैं, ये सच्ची बात है, ठीक है। बस यहाँ पे डेट, प्लेस और डॉक्टर का अपना स्टैंप लग जाएगी, डॉक्टर का सिग्नेचर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये लग जाएगा, याद रखना, ठीक है। बट ये दो बातें आपको अपने डॉक्टर को बोल के जरूर मेंशन करवानी है, हाइपरटेंशन और ये एंग्जाइटी और इसकी बीमारी है। ये कुछ भी बातें ऐसे सुनता है तो नर्वस हो जाता है और कुछ भी कर बैठता है ये, ठीक है। तो इसने जानबूझ के नहीं करा, बीमारी के रहते हुए करा है। चलो जी, ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। उसके बाद अपना आखिर में वकालतनामा, वकालतनामा का तो फॉर्मेट कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब होता कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फॉर्मेट होता है। हालांकि कोर्ट के अंदर भी वकालतनामा के आपको 1-1 रुपए के वो मिल जाएंगे पर्चे, ग्रीन कलर का होता है। लीगल पेपर जो भी ये वकालतनामा बनता है ना, हालांकि ग्रीन पेपर के ऊपर ही लगता है, लेकिन आप खुद भी बना रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, 1 रुपए की स्टैंप लगती है, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपए की स्टैंप लगती है, आप जब जगह छोड़ के यहाँ पे 1 रुपए की स्टैंप लगाई जाती है, जिसको कोर्ट की स्टैंप बोलते हैं। फिर ऐसे पेन चला दोगे आप, और एक यहाँ पे जगह होती है, या यहीं पे लगा दो आप, ठीक है, यहीं पे साइड में लगा सकते हो, एडवोकेट के वेलफेयर की स्टैंप होती है। ये 2 स्टैंप आपको लगानी होती है वकालतनामा पे, याद रखना, ठीक है। एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप और एक कोर्ट फीस की 1 रुपए की स्टैंप। अगर 1 रुपए की नहीं होती तो 2 रुपए की लगा सकते हो, 5 रुपए की लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टैंप 2, ये स्टैंप जरूर लगती है वकालतनामा में, ये बात को भी याद रखना हमेशा, ठीक है। अब थोड़ा सा वकालतनामा का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। हम तो ये खुद बना रहे हैं, तो स्टेट वर्सेस शाम केस नंबर हो गया, शाम फादर नेम और रेजिडेंस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है कि हमने अपॉइंट करा है, नॉमिनेट करा है, और एडवोकेट का नाम आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों का नाम आ जाएगा। और अनकंडीशनल अपॉलॉजी एप्लीकेशन मूव करने के लिए हमनार को हायर करा गया है, ठीक है। अगर और कोई भी पूरे केस के लिए भी हायर करा हुआ है, अगर अक्यूज्ड बंदा है, अक्यूज ने गलती करी है, तो फिर उसका अपना अलग फॉर्मेट होगा। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूं जो हम अभी इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं वही, आप लोग इसको अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ कि एक्ट, अपीयर, प्लीड इस कोर्ट के आगे मेरे वकील साहब मेरे बिहाफ पे करेंगे, जो उनके द्वारा बोला जाएगा, वेरीफाई करा जाएगा, साइन करा जाएगा, ठीक है, वो मान लिया जाएगा कि मैंने ही करा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसका साइन आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेंट का, और वकील साहब का अपना पूरी स्टैम्प, सिग्नेचर, एनरोलमेंट नंबर, चैम्बर का एड्रेस, फोन नंबर, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी, एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया काम। एक चीज हमने एड ऑन अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एक चीज हमने नहीं लगाई है, उसका क्या था, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, ये भी लगाना जरूरी है, ये भी मैंडेटरी होता है। अब हमारे पास है नहीं, ये तो हम फिक्टिशियस काम कर रहे हैं इसीलिए। तो आई होप आपको ये कहानी के अंदर जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। एक सेक्शन में 428 सीआरपीसी भी आता है, जो मैंने भी आपको बीच में जिक्र करा था ना, उसको भी जरूर पढ़ना। एक्यूज के साथ में एप्लीकेशन कब लगाई जाती है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ, कुछ लोगों को लगे कि सर हमें समझना है तो ठीक है, वरना हमारी जो एप्लीकेशन की वीडियो थी वो हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। हो सकता है कि अक्यूज के द्वारा भी अपनी बदतमीजी करी जा रही हो और कोर्ट ने उसको अपना जेल भेज दिया हो, ठीक है। तो मान लेते 2 दिन वो जेल में रहा, और जो उसको जो उसने अपराध करा था, जिसके खिलाफ उसका ट्रायल चल रहा था, उसको मान लेते हैं 6 महीने की उसकी वहां पे सजा हुई। तो याद रखना, एक एप्लीकेशन और मूव करी जाती है अंडर सेक्शन 428 और सीआरपीसी के तहत, जिसको बीएनएसएस में 468 बीएनएसएस का सेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसा जो आपने 6 महीने की सजा ग्रांट करी है ना, ठीक है, उसमें से 2 दिन आप माइनस करिए, क्योंकि जो 2 दिन काट चुका है वो जेल में अंडर दी कंटेम्प्ट के लिए, तो वो 2 दिन की माइनस करवाने के लिए, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 के 10 दिन काटे हो, 1 महीना काटा हो, ठीक है, तो वो सजा को सब्सटेंटिव सजा से कम कराने के लिए अंडर सेक्शन 468 बीएनएसएस, 428 बीएनएसएस और सीआरपीसी ये एप्लीकेशन मूव करी जाती है। याद रखना कि जैसा जो मैंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो सजा काटी है, जैसा वो जो माइनस कर दो ना यार, वो दिन तो कम करवा दो मेरे, ठीक है। तो इसलिए एप्लीकेशन एक मूव करी जाती है, याद रखना। एप्लीकेशन मूव करोगे तो सजा कम होगी, माइनस होंगी सजा, वरना नहीं होती है, याद रखना, क्योंकि आपकी ड्यूटी है भाई, जैसा आपकी ड्यूटी थोड़ी ना है, माइनस करवाना आपकी ड्यूटी है, एप्लीकेशन मूव करना आपकी ड्यूटी है, आपकी मतलब अक्यूज की ड्यूटी है, तो वकील साहब के द्वारा ही मूव करी जाती है।
तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि किन किन लोगों को कौन-कौन से प्रोसीजर पता थे और कौन-कौन से स्टेप्स पता थे और किन-किन को नहीं पता थे, वो मुझे बताइएगा। और आप लोग वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, ये भी मुझे बताइएगा। और कितने एडवोकेट्स हैं, कितने लॉ स्टूडेंट्स हैं, कितने लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाना, ताकि लोगों को भी ये जानकारी के बारे में पता लग पाए। बाकी वीडियो के अंदर और ये जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है कि हमारे जुडिशरी के बैचेस भी चलते हैं। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारी एप्लीकेशन है, जिसमें आपको सारे के सारे बैचेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वीक है या टीपीए वीक है या फैमिली लॉ जिसमें मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा कंप्लीट, एंड AIB 20 का अगर आप देने वाले हो एग्जाम, तो ये 9 से 10 रात को लाइव बैच चल रहा है। भारतीय न्याय संहिता, ये भी 6 से 7 हमारा लाइव बैच चल रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा कंप्लीट 100 से ऊपर क्लासेस है इसके अंदर। तो अगर आपको लगता है कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी के लिंक्स अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन करना डेली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, एग्जाम की अपडेट्स, न्यूज अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट की अपडेट, तो वो हम टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर देते हैं, याद रखना। तो वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।